मैं डॉक्टर एस एस खत्री, सीनियर रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, रोबोटिक ऑर्थोपेडिक क्लिनिक, जयपुर। आज मैं बात करूंगा रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग एंड आफ्टर द नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस बारे में रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करके मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं आपको सिंपल सा अवेयर करना चाहता हूँ। मैं इस टॉपिक के बारे में आपको डिटेल से सारी जानकारी साझा करना चाहता हूँ, सो दैट अगर आप जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए जाते हैं तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें कि हाँ, ये रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। इनको ध्यान रखते हुए आगे पॉजिटिव वे में आगे बढ़िए और अपनी पेन वाली जो घुटने को पेन से रिलेटेड जो भी समस्या है उसको दूर करते हुए पेन फ्री लाइफ को एंजॉय करिए। तो सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन जिसके बारे में बात करूंगा वो थी इन्फेक्शन। इन्फेक्शन एक नाइटमेयर्स होता है, ना केवल सर्जन के लिए बल्कि पेशेंट के लिए भी। सर्जन या डॉक्टर जो भी होता है वो ओनली मेंटली ट्रबल में होता है, मेंटली परेशान होता है, और जो पेशेंट होता है वो मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरह से परेशान होता है अगर किसी के घुटने में अगर एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो। इन्फेक्शन आपका ब्रॉडली 3 तरह का हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी या डिलेड, या इसको अपन बोल सकते हैं अर्ली, लेट एंड डिलेड। अर्ली जो होता है विदिन 7 डेज के अंदर उसके सिम्टम्स आ जाते हैं, और उसको मेनली अगर सही टाइम पे आपको पता लग जाए तो एंटीबायोटिक, हायर एंटीबायोटिक देके, जैसे आपके अंदर आपको एक और वुंड वापस खोल के उसको वॉश करके आपकी पॉली चेंज करके मैनेज किया जा सकता है। अगर लेट होता है तो उसके अंदर काफ़ी बार आपको सर्जरी की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर 2 स्टेप में सर्जरी होती है। फर्स्ट स्टेप के अंदर जब सर्जरी होती है तब आपका एक आर्टिफिशियल जॉइंट्स बना के डाला जाता है, जिससे कौन सीमेंट का होता है, उससे इन्फेक्शन पूरा सेटल डाउन होता है। जब इन्फेक्शन पूरा सेटल डाउन हो जाता है आपका, देन आपका डेफिनेटली सर्जरी की जाती है। दोनों ही सर्जरी पॉसिबल है, एक अच्छे सेंटर पे सब चीज़ फैसिलिटी पॉसिबल होती है। हमारे सेंटर पे रेगुलरली प्राइमरी एंड सेकंड इन्फेक्टिव अच्छे से ट्रीट किया जाता है उनको। हालांकि मेरा कोई अभी तक इन्फेक्टिव वाला कोई पेशेंट आया नहीं है, लेकिन जो भी जिनके भी होते हैं उनको मैं अच्छे से ट्रीट करता हूँ। एक होता है डिलेड इन्फेक्शन, वो आपके सर्जरी के 10 साल बाद, 15 साल बाद इन्फेक्शन हो सकता है। वो मेनली होता है आप कभी दांतों की सर्जरी के लिए गए, या आप कभी यूरिन से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम में किसी उसके लिए किसी सर्जरी के लिए गए, तो उसके लिए आपको प्रॉपर एंटीबायोटिक लेनी होती है। इस पूरे एंटीबायोटिक का फ्रेमवर्क मैंने अपने वेबसाइट पे डाल रखा है, आप चाहे तो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं कि आपको क्या क्या प्रिकॉशन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद लेनी है और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप सर्जरी के लिए जाएँ तो एक अच्छे सेंटर से सर्जरी करवाइए, सो दैट इन्फेक्शन के चांसेस मिनिमम से मिनिमम हो। अच्छी सेंटर से मेरा मतलब है जहाँ रेगुलर सर्जरी होती हो, रेगुलर सर्जरी में 3-4 सर्जरी रेगुलर होती हो, साथ के अंदर इनका ओटी क्लीन हो। जैसे मैं अपने सेंटर की अगर बात करूँ मैं, तो मेरी सर्जरी के अंदर हमारा जॉइंट रिप्लेसमेंट का ओटी है वो पूरा सेपरेट होता है, उनके लिए स्टाफ पूरा सेपरेट होता है। कोशिश की जा ये कोशिश ये की जाती है कि हमारा जो भी जॉइंट रिप्लेसमेंट वाला केस है वो अर्ली मॉर्निंग लग जाए। अगर 2 केस के बीच में अगर टाइमिंग है तो ओटी वापस फ्यूमिगेट हो जाती है। अगर पहला केस फर्स्ट केस अर्ली मॉर्निंग लग रहा है तो ओवर द नाइट ओटी फ्यूमिगेट होके, ओटी पूरी स्टेराइल होके और उसको लॉक कर दिया जाता है। तो आप जब भी जाएँ तो इन चीज़ों को अपने डॉक्टर से पूछिए कि इन्फेक्शन के चांसेस क्या है, आपका इन्फेक्शन रेट क्या है। तो ये चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आज आपको साझा किया। दूसरी मैं बात करूँगा कॉम्प्लिकेशन की, वो है क्लॉट्स बनना या डीवीटी जिसे बोलते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ये मेनली उन लोगों में होता है जिनमें ब्लड जो होता है, ब्लड की सप्लाई पूरे वापस हार्ट तक नहीं पहुँच पाती, ब्लड जो होता है डीप वेन में रुक जाता है, उसकी वजह से थ्रोम्बस बन जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है। वो रक्त का थक्का ट्रेवल करते हुए आपके हार्ट में, आपके लंग में जा सकता है। अगर वो आपके हार्ट में और लंग में जाता है तो आपको आईसीयू बैकअप की ज़रूरत पड़ती है। साथ के अंदर आपको कुछ मेडिसिन दी जाती है जिससे वो जो थक्का होता है, जो खून का थक्का बना हुआ है, उसको डिज़ोल्व किया जा सके। लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके लिए एक बेटर आईसीयू बैकअप ज़रूर होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल में आप नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए जाएँ। कुछ जो मैं प्रिकॉशंस काम में लेता हूँ, मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं हर एक पेशेंट को 3 घंटे बाद, सर्जरी के 3 घंटे बाद उनको वॉक करवाता हूँ, 10 कदम, 12 कदम जितनी वो वॉक कर पाएँ। अर्ली मोबिलाइज़ेशन की होती है डीप वेन थ्रोम्बोसिस या डीवीटी को रोकने के लिए। साथ के अंदर कुछ मेडिकेशन जो होती है वो हम लगाते चलाते हैं, सो दैट उनको डीप वेन थ्रोम्बोसिस ना हो। अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो चुका है और हार्ट लंग में पहुंच चुका है तो आपको थोड़ा रिकवर होने में टाइम लगता है, लेकिन अगर अच्छे सेंटर पे हैं, आपकी डॉक्टर की टीम अच्छी है, तो आप इस कॉम्प्लिकेशन को इजीली टैकल कर सकते हैं।
थर्ड कॉम्प्लिकेशन की बात करूँगा मैं, वो है फैट एम्बोलिज्म की। फैट एम्बोलिज्म मेनली कन्वेंशनल के अंदर ज़्यादा होता है, जिसके अंदर आपका फ्यूमरल बोन जो होती है, ऊपर वाली थाई बोन होती है, उसका एंट्री पॉइंट बना के उसके कैनाल के अंदर जाया जाता है। जब आप कैनाल के अंदर एंट्री बनाते हो, तो उसकी जो फैट सेल्स जो होती है, वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है और वहाँ से वो ट्रैवल करती हुई आपके हार्ट या लंग में कहीं पे भी ट्रैप हो सकती है। जब वो हार्ट या लंग में ट्रैप हो जाती है, तो उसकी वजह से आपकी सांस लेने में दिक्कत होती है और आपको आईसीयू बैकअप की जरूरत पड़ती है। साथ के अंदर आपके ब्लड सप्लाई हैम्पर्ड हो सकती है। ये कभी-कभी फैट एम्बुलेंस फैटल भी हो सकता है, जिसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है। मैं अगर बात करूँ रोबोटिक की, तो रोबोटिक के अंदर कैनाल ओपन नहीं होती है। फीमोरल कैनाल ओपन नहीं होने की वजह से फैट एम्बुलेंस चांसेस लगभग नहीं के बराबर होते हैं। और कन्वेंशनल के अंदर जो नॉर्मल रूटीन में सब लोग करते हैं, उसके अंदर आपकी जैसी एंट्री बनती है, तो चांसेस होते हैं कि उस फैट सेल्स जो होती है वो ब्लड स्ट्रीम में होते हुए आपके फेफड़े लंग में ट्रैप करते हुए कई बार फैट एम्बुलेंस केसेस देखे जा सकते हैं। फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस की या रिस्क की बात करूँगा, वो होता है स्टिफनेस। स्टिफनेस या इंटरनल फाइब्रोसिस जिसको मैं बोल सकता हूँ, उसकी वजह से घुटना मुड़ने में दिक्कत आती है। इसके लिए आपका जो सर्जन प्लस आपकी जो फिजियोथेरेपी टीम होती है, वो एक्टिवली काम करनी चाहिए इस पे। वो सीपीएम मशीन में लेके आपको घुटना मोड़ना सीधा करना स्टार्ट करे। अगर बाई चांस घुटना नहीं मुड़ रहा है, तो सर्जन आपको ओटी में लेके जनरल एनेस्थीसिया के अंदर घुटना मोड़ता है उसको और उस स्टिफनेस को धीरे-धीरे कम करता है। जब भी आपको स्टिफनेस लगे, वो स्टिफनेस का रीज़न मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। काफ़ी बार आप लेट स्टेज के अंदर सर्जरी करा रहे हो, तो जो आपके लिगामेंट्स वगैरह है, उनके अंदर ऑलरेडी कैल्सिफिकेशन हो चुका है। इसकी वजह से घुटना मुड़ने में दिक्कत कर रहा है। तो इन सब चीज़ों में ना एक अच्छी फिजियोथेरेपी टीम भी आपके पास होनी चाहिए। तो किसी भी सर्जन से आप ऑपरेट करवाएँ, ध्यान रखें उनकी फिजियोथेरेपी टीम कैसी है, वो आपको कितना बैकअप दे रही है, वो कितना आपका टेक केयर कर पा रही है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी किसी भी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के अंदर, रिकवरी फेज़ के अंदर। 5वीं कॉम्प्लिकेशंस की अगर मैं बात करूँ, तो होती है नमनेस अराउंड द नी। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हमारे घुटने के बाहर की तरफ वाला पार्ट है, उसके अंदर हमें नमनेस लग रहा है, हमें सूनापन लग रहा है। ये नमनेस, ये सूनापन जो भी होता है, ये इसलिए होता है कि जब भी आपका इंसिजन दिया जाता है, तो वहाँ पे कुछ जो ब्लड वेसल जो स्किन को जो सप्लाई करती है, वो कट जाती है। इसकी वजह से 3 से 6 महीने के लिए नमनेस सूनापन रह सकता है। 3 से 6 महीने के बाद नमनेस सूनापन धीरे-धीरे जैसे-जैसे नर्व ग्रोथ होती है, तो आपको रीगेन हो जाता है वापस। छठी कॉम्प्लिकेशन की मैं अगर बात करूँ, तो होता है फ्रैक्चर। ये फ्रैक्चर एट द टाइम ऑफ सर्जरी हो सकता है, एट द आपको बाद में सर्जरी के बाद में 5 साल बाद, 7 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद आप गिर गए हो, गिरने की वजह से फ्रैक्चर हो गया हो। अगर एट द टाइम ऑफ सर्जरी होता है, तो आपका जो सर्जन होता है उसके पास बॉक्सेस वगैरह होते हैं जिसके अंदर प्लेट लगा के, स्क्रू लगा के उसको वहीं उसी वक़्त फिक्स कर दिया जाता है। इसमें आपकी जो वेट बेयरिंग है थोड़ा डिलेड होता है, लेकिन आप रिकवर कर जाते हो। बाय चांस आपका फ्रैक्चर बाद में होता है, आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, उसके बाद में आप गिरने की वजह से अगर वो फ्रैक्चर होता है और फ्रैक्चर में अगर आपका इम्प्लांट जो डला हुआ है, जो कैपिंग जो डली हुई है, वो अगर स्टेबल है, तो आपको प्लेट लगा के, स्क्रू लगा के उसको फिक्स कर दिया जाता है, रॉड लगा के उसको फ्रैक्चर को फिक्स कर दिया जाता है और आप रिकवर कर देते हैं। बाई चांस अगर आपका जो इम्प्लांट डला हुआ है, वो अगर अनस्टेबल है, तो अधिकतर जो लोग करते हैं, उस इम्प्लांट को निकाला जाता है, उसकी जगह पे रॉड या कॉन कुछ लगा के उसको वापस वेल फिक्स किया जाता है। उसी वक़्त आपकी जो फ्रैक्चर हुआ है उसको भी एड्रेस किया जाता है। अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर 7वीं अगर मैं कॉम्प्लिकेशन की बात करूँ, तो होती है इंजरी टू द ब्लड वेसल्स एंड नर्व। आपकी घुटना जहाँ पे सर्जरी हो रही है उसके जस्ट पीछे पीछे की तरफ पॉप्लेटियल वेसल्स एंड नर्व निकलती है जो नीचे पैर को जाके सप्लाई होती है। रेयर कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन काफ़ी बार देखी जाती है कि हाँ, पॉपुलेटर आर्टरी कट गई है या किसी की नर्व डैमेज हो गई है, उसकी वजह से उसका पैर चलना बंद हो जाता है। अगर पॉपुलेटर आर्टरी या वेन कट गई है, तो पैरों के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती। इसके अंदर मेनली जो पेरिफेरल वैस्कुलर सर्जन जो होते हैं, उनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। उस वेसल्स को रिपेयर करते हैं और अगर स्टेंटिंग की ज़रूरत हो तो स्टेंटिंग करते हैं। मेरे सेंटर की अगर मैं बात करूँ, तो हमारे यहाँ पे डॉक्टर पेरिफेरल वैस्कुलर सर्जन जो डॉक्टर है, डॉक्टर आशीष सर, वो इस चीज़ के लिए एक्सपर्ट हैं। हालाँकि हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन हमें कभी भी बैकअप की ज़रूरत पड़े तो हमारे लिए बैकअप ऑलवेज़ तैयार रहता है। इसलिए जभी भी आप सर्जरी के लिए जाएँ, इन सब चीज़ों को अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए कि बाय चांस अगर ये कॉम्प्लिकेशन होती है, इसके लिए आपके कौन से डॉक्टर हैं जो आपको बैकअप देने के लिए आए। एंड अगली 8वीं अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करूँ, तो इकाइमोसिस। इकाइमोसिस होते हैं आपका ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन या रेडिश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, या कई बार पब्लिक आके पेशेंट आके बोलता है कि हमारे स्किन के नीचे ये रेडिशनेस हो गई है। ये इकाइमोसिस होता है, इसके लिए करना कुछ नहीं होता, घबराने की बात नहीं होती है। आपको सिंपल सा 2 तकिए के नीचे पैर रख के पैर को एलिवेट करके रखना है। साथ के अंदर आपका
आइसिंग करनी है, कुछ मेडिकेशन आपको डॉक्टर ने जो लिखी है वो प्रिस्क्राइब करी है वो लेनी है, और से एकाएम से सेटल डाउन हो जाता है। एंड नाइन्थ कॉम्प्लिकेशन अगर बात करूँ क्लिक्स एंड साउंड्स की, काफ़ी बार पेशेंट सर्जरी के 2 वीक बाद 3 वीक के बाद आते हैं और वो बोलते हैं हमारे घुटने के अंदर क्लिक की साउंड आ रही है। बेसिकली वो क्लिक आपके पटेला की साउंड होती है, और वो पटेला की साउंड आपके 3 से 4 महीने के अंदर जैसे फाइब्रोसिस होता है वो चली जाती है। इस क्लिक के साउंड से आपको कोई नुकसान नहीं है, अनलेस अनटिल आपका इम्प्लांट वेल फिक्स्ड है, अच्छे से मैनेज है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए क्लिक्स की साउंड अगर आ भी रही है तो वो 3 से 4 महीने सेटल डाउन हो जाएगी, तो इसलिए आपको इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 10वीं कॉम्प्लिकेशन की अगर बात मैं करूँ तो वो होती है स्वेलिंग। स्वेलिंग एक ऐसी चीज़ है जो इंटरनल हीलिंग है बेसिकली। तो स्वेलिंग आपके आएगी जाएगी, कुछ लोगों के अंदर स्वेलिंग 2 वीक में खत्म हो जाती है, कुछ लोगों की 1 मंथ में, किसी 2 मंथ में। तो स्वेलिंग एक ऐसा पार्ट है जो आपका रिपेयरिंग प्रोसेस है, और वो इंटरनल हीलिंग होती है। वो किसी की जल्दी जाती है, किसी की लेट हो जाती है। जब भी आपकी स्वेलिंग आए आपको लेट जाना है, 2 पिल्लो पैर के नीचे रखना है, और साथ में कुछ मेडिकेशंस है वो लेनी है, और साथ में आइसिंग करनी है। इन सब से आपकी स्वेलिंग खत्म हो जाती है और आप वापस 2-3 घंटे बाद वापस नॉर्मल चलना फिरना स्टार्ट कर सकते हो। स्वेलिंग कुछ लोगों में 3 महीने, कुछ लोगों में 6 महीने तक रहती है, और रेयरली रेयर कंडीशन के अंदर 9 से 1 साल तक रह सकती है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। और काफ़ी बार जैसे बादल आ गए, बारिश हो गई, पहली ठंड हुई, तो ये पेशेंट को परेशान करती है, स्वेलिंग आ जाती है या अकड़ापन भारीपन आ जाता है। तो इससे ये टेम्परेरी होती है और उसके बाद टाइम के साथ ही वापस सही हो जाती है। एंड लास्ट 11th कॉम्प्लिकेशन जिसकी मैं बात करूँगा वो है लूजनिंग ऑफ द इम्प्लांट। इसको हम बोलते हैं एसेप्टिक लूजनिंग। काफ़ी बार क्या होता है, जब सीमेंट से आपके इम्प्लांट को चिपकाया गया है तो बॉडी ने उस सीमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया हो या इम्प्लांट को एक्सेप्ट नहीं किया हो, तो धीरे धीरे इम्प्लांट अपनी जगह छोड़ना शुरू करता है या सीमेंट अपनी जगह छोड़नी शुरू करती है। इसे बोलते हैं लूजनिंग, लूजनिंग ऑफ द इम्प्लांट। कभी भी लूजनिंग ऑफ द इम्प्लांट हो जाती है तो उस इम्प्लांट को निकाल के उसकी जगह पे कोई दूसरा इम्प्लांट डालना पड़ता है, उससे बेटर इम्प्लांट डालना पड़ता है, सो दैट आपकी जो लूजनिंग वाला पार्ट पोर्शन है वो खत्म हो जाए, क्योंकि लूजनिंग से वजह से आपके घुटने में एक तरह की अनस्टेबिलिटी रहेगी, और आप चलने फिरने में पेन महसूस करेंगे, या आप अगर बैठे रहोगे तब भी आपको पेन महसूस होगा, और आपको लगेगा जैसे आपका घुटना है वो स्टेबल नहीं है। तो लूजनिंग ऑफ द इम्प्लांट हो सकता है रेयर कॉम्प्लिकेशन, लेकिन हो सकती है, लेकिन इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इन सम अप, मैंने 11 कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करी है। इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन, देन डीवीटी, देन द फैट एम्बोलिज्म, देन द स्टिफनेस, देन द numbness around the knee, fracture, injury to the blood vessels and nerve, ecchymosis, click sound, swelling, and the last one is the loosening of the implant. ये कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है। कॉम्प्लिकेशंस की लिस्ट बड़ी लंबी है, लेकिन ये कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या कोई भी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद आपको मिल सकती है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं, इन सारी कॉम्प्लिकेशन के बारे में डिटेल से बात करें, इनका बैकअप क्या है उसके बारे में डिटेल की बात करें, और इन चीज़ों को आप अपने माइंड में रखें। कॉम्प्लिकेशन हर चीज़ में होती है। अगर मैं आज एयर ट्रैवल करके जा रहा हूँ, या बस ट्रेन से जा रहा हूँ, या अपनी कार लेके जा रहा हूँ एक सिटी से दूसरी सिटी, तो मुझे कॉम्प्लिकेशंस रहेगी, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट मुझे इन चीज़ों के बारे में पता है, तो मैं प्रिकॉशंस लेके चलूँगा कि मेरे पास प्रिकॉशंस क्या-क्या हो सकती है। तो जब भी सर्जरी करने जाए, इन सब चीज़ों पे डिटेल से अपने डॉक्टर से बात करें। इन सारी चीज़ों को समझिए, समझने के बाद आप आगे बेहतर तरीके से सर्जरी के लिए आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच।